friends, you're welcome to my YouTube channel Study with Aarti God. In this video, we will discuss about modern theories of international trade. In last video, I have discussed theories of traditional theories of international trade और जिसे हम classical theories के नाम से जानते हैं. In this video, we will discuss about modern theories of international trade. So we will discuss country similarity theory, product life cycle theory, global strategic rivalry theory, and theory of competitive advantage of international trade. Number one is country similarity theory. The country similarity theory was given by Swedish economist Stefan Linder in 1961. In this theory, he tried to explain the concept of intra-industry trade. So what is intra-industry trade? It means trade between the countries or countries that are having similar demands. In this firm-based theory, Linder suggested that companies first produce for domestic consumption. इसमें ये बताया गया कि कंट्रीज़ जो भी होते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए क्रिएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और जब उसके बाद दे गो फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है, तो कंट्रीज़ हमेशा कंपनीज ऐसी कंट्री में ही एक्सपोर्ट करती हैं जिनका मार्केट डोमेस्टिक मार्केट से मिलता जुलता होता है. मींस कस्टमर की प्रेफरेंस की हम बात करें तो वो उनकी मिलती जुलती होती है जहाँ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी कंट्रीज़ जो भी ट्रेड होता है मैन्युफैक्चर गुड्स का उन कंट्रीज़ के बीच में होता है जिनकी पर कैपिटा इनकम सेम होती है और जो सेम होती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड करना जहाँ पे डिमांड पैटर्न सेम हो, जहाँ कस्टमर की प्रेफरेंस सेम हो और जहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी सिमिलर हो कस्टमर्स की. फॉर एग्जाम्पल, जापान एक्सपोर्ट्स टोयोटो व्हीकल्स टू जर्मनी. जैसे जापान है, यदि वो जापान और जर्मनी दोनों ही कार प्रोड्यूस करते हैं. जापान इज़ प्रोड्यूसिंग टोयोटो व्हीकल्स एंड जर्मनी इज़ प्रोड्यूसिंग मर्सिडीज बेंज. तो क्या कर सकते हैं, जापान एक्सपोर्ट कर सकता है टोयोटो को जर्मनी को, और जर्मनी एक्सपोर्ट कर सकता है मर्सिडीज बेंज टू जापान. क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं दोनों की कस्टमर प्रेफरेंस सेम है, दोनों की कस्टमर्स की इनकम सेम है, दोनों कंट्रीज सेम है, तो इस वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो सकता है जिससे हम कह रहे हैं इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. सेकेंड होता है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. इंटर इंडस्ट्री ट्रेड उन कंट्रीज़ के बीच में होता है जहाँ डिमांड पैटर्न डिफरेंट होता है, इनकम डिफरेंट होती है, कस्टमर्स का प्रेफरेंस टेस्ट चेंज होता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंट्रीज जो सिमिलर नहीं है उनके बीच में जो ट्रेड होता है उसे हम बोलते हैं इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. जैसे अमेरिका और इंडिया में अलग अलग डिमांड कंडीशंस हैं तो इनके बीच में इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हो सकता है. जैसे इंडिया में के अंदर आप देखेंगे मसाले अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, स्पाइसेस अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, कॉफ़ी चाय अच्छी प्रोड्यूस होती है, तो इंडिया क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है अमेरिका को, और अमेरिका कार्स एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को. नंबर सेकेंड थ्योरी इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. It was given by Raymond Vernon, a Harvard Business School professor. इन्होंने दी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन ईयर 1960. तो एज वी नो मार्केटिंग में हमने जाना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर दे आर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहले नया प्रोडक्ट होता है, फिर वो मेच्योरिटी स्टेज में चला जाता है और उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. तो ये थ्योरी क्या बताती है कि जब भी किसी प्रोडक्शन होता है किसी नए प्रोडक्ट का, तो वो होता है होम कंट्री में. उसकी होम कंट्री के अंदर जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है, तो सबसे पहले होम कंट्री के अंदर आता है. और ये वाली जो थ्योरी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. इस थ्योरी के बेसिस पर जो भी यूनाइटेड स्टेट्स है उसका सक्सेस को समझाया गया था. US was globally dominant producer in many countries after World War II के बाद US एक डोमिनेंट प्रोड्यूसर था ग्लोबली, क्योंकि वहाँ पे R&D ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनोवेशन होती है, तो उसके बेसिस पर नए प्रोडक्ट्स वहाँ पर आते थे. इट हैज़ बीन ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब हाउ द पर्सनल कंप्यूटर्स. यहाँ ये बताया गया कि कैसे पर्सनल कंप्यूटर्स की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती थी. द PC जो थे सबसे पहले आए थे 1970 में, और उसके बाद 1980-90 तक आते आते वो मैच्योरिटी स्टेज में चले गए थे. आजकल PC जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज में है, और मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती हैं वो इसकी कहाँ पे होती है, लो कॉस्ट कंट्रीज़ में होती हैं, लो इनकम कंट्रीज़ में होती हैं, जैसे कि एशिया और मैक्सिको में. ठीक है, तो PC वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन अमेरिका या US. उसके बाद
ये मैच्योरिटी स्टेज में चला गया इन 80s एंड 90s। और उसके बाद यदि हम आज की बात करें इन करंट सिनेरियो, इट इज़ इन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लो कॉस्ट कंट्रीज जैसे कि एशिया और मैक्सिको में होती है। नंबर थर्ड इज़ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी इमर्ज हुई थी 1980 में, और इसके लिए क्रेडिट जाता है पॉल क्रुगमैन एंड कैल्विन लैंस्केस्टर को। इस थ्योरी ने ये बताया था कि कैसे इसका फोकस एमएनसीज के ऊपर था, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर था, और किस तरह से एमएनसीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि फर्म जब ग्लोबल कंपटीशन में होती है तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कुछ फोर्सेस काम करते हैं, कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। जो भी फर्म के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं ओवर द कॉम्पिटिटर, वो बैरियर ऑफ एंट्री बैरियर्स की तरह काम करते हैं दूसरी इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, एक फर्म बहुत अच्छे से काम कर रही है ना, तो उसके जो भी फैक्टर्स हैं जो उसको कॉम्पिटिटिव एज दिला रहे हैं कॉम्पिटिटर से, वो सारे फैक्टर्स एज ए बैरियर टू एंट्री कम करेंगे दूसरी कंपनीज के लिए जो उस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ एंट्री वो होते हैं जो कि ऑब्स्टिकल्स की तरह फर्म को फेस करने पड़ते हैं जो नई फर्म उस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहती हैं। कौन कौन से बैरियर्स ऑफ एंट्री हो सकते हैं? R&D, क्योंकि कई बार कंपनीज जो एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रही हैं, उनका R&D इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इतना R&D करके, इनोवेशन करके नए प्रोडक्ट लेकर आना नई का फर्म के बस की बात नहीं होती, वो नहीं कर सकती हैं। द ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यदि एग्जिस्टिंग फर्म है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो ओन कर रही है, तो इट ऑल्सो वर्क्स एज ए एंट्री बैरियर टू न्यू फर्म्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यदि कोई फर्म है वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम है उसके प्रोडक्ट्स की, तो उस केस में क्या होगा, वो सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी, वो कम कॉस्ट पर अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएगा कस्टमर्स को। यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस और मेथड्स, यदि आपकी बिजनेस प्रोसेसेस, आपके मेथड्स बहुत यूनिक हैं और आपको उस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इट ऑल्सो वर्क्स एज ए एंट्री बैरियर। द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज और फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल, these are the entry barriers for new firms. Fourth is Porter's National Competitive Advantage Theory. मिशेल पॉटर ने ये थ्योरी डेवलप की थी जिसमें उन्होंने 1990 में से कहा जाता है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। पोर्टर ने नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को स्टडी किया एक इंडस्ट्री की, और उसके बेसिस पर ये देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को इनोवेशन में हेल्प करती हैं, अपग्रेड करने में हेल्प करती हैं। इसमें ये बताया गया कि कैसे कुछ नेशंस जो होते हैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे पोर्टर ने कुछ फैक्टर्स की बात की जिन्हें पोर्टर डायमंड के नाम से जानते हैं। लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ एंड लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स जिसको हम पोर्टर डायमंड कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल मार्केट कंडीशन और कैपेबिलिटीज़ की, जिसे हम फैक्टर कंडीशंस कह रहे हैं। पोर्टर ने ये देखा कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि फैक्टर की तरह वो डिटरमाइन करते हैं कि कंट्री एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी। इन एग्जिस्टिंग जो फोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें कुछ उसने एडवांस रिसोर्सेज को भी ऐड किया, एंड दीज एडवांस फैक्टर्स आर स्किल्ड लेबर, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने देखा कि ये जो एडवांस फैक्टर्स हैं किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में। सेकेंड फैक्टर इज लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन। पोर्टर ने ये देखा कि यदि आपका होम मार्केट सोफिस्टिकेटेड है, वहाँ पे इनोवेशन आ रही है, तो ये भी आपका एक सोर्स है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। वो कंपनीज जिनके डोमेस्टिक मार्केट सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ट्रेंड सेट करने वाले होते हैं, डिमांड फोर्सेस होते हैं, वहाँ पे इनोवेशन आती है, डेवलपमेंट्स होते हैं, नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह काम करता है। मैनी सोर्सेज क्रेडिट द डिमांडिंग यूएस कंज्यूम, क्योंकि जैसे देखा गया कि यूएस के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो लगातार फोर्स करते हैं यूएस सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को कि वो लगातार इनोवेट करें, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। तो इस वजह से जो लोकल मार्केट की डिमांड कंडीशन है यूएस कंज्यूमर्स की, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है यूएस की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, वो लगातार नए नए सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं।
नंबर थर्ड इज़ लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। यदि हम कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं इस ग्लोब, तो क्या करना पड़ता है ग्लोबल फर्म्स को, उनका स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और सपोर्टिंग रिलेटिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, ताकि उन्हें लगातार सपोर्ट प्रोवाइड्स करें और इनपुट्स प्रोवाइड करें। लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है फर्म स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री की क्या स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री की क्या राइवलरी है। लोकल स्ट्रैटेजीज भी फर्म की कॉम्पिटिटिवनेस को डिटरमाइन करती है या अफेक्ट करती है। ए हेल्दी, यदि आपके राइवल्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इनोवेशन होगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। ठीक है। इन 4 एलिमेंट्स के अलावा डायमंड्स के इन 4 एलिमेंट्स के अलावा पोर्टर ने ये भी नोटिस किया कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो नेशनल की कॉम्पिटिटिवनेस को डिटरमाइन करते हैं ऐसे इंडस्ट्री में, जैसे कि गवर्नमेंट के एक्शंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये सब भी हेल्प करती हैं फर्म की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने में। तो इट्स ऑल अबाउट मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थैंक यू।